हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। हम लोग पढ़ रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, यानी जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने पुष्प की संरचना को डिटेल में डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पुष्प के अंदर निषेचन कैसे होता है, फिर देखेंगे कि पुष्प के अंदर बीज का निर्माण कैसे होता है। तो चलिए बिना किसी देर के चलते हैं अपने क्लासरूम में और डिस्कस करते हैं निषेचन तथा बीज निर्माण, यानी फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन। पुष्प के अंदर होने वाले निषेचन तथा बीज निर्माण की प्रक्रिया आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आपने इस चैप्टर के पिछले वाले वीडियो में पुष्प की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को पढ़ा है तो। और अगर आपने अब तक पुष्प की संरचना को नहीं पढ़ा है तो अच्छा यही होगा कि आप पहले इस चैप्टर के पिछले वाले वीडियो को देख लीजिए, जहां पर हम लोगों ने पुष्प की संरचना को काफ़ी डिटेल में समझा था। उसके बाद आपको ये टॉपिक काफ़ी आसान लगने लगेगा। ठीक, तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले क्या है कि ये दोनों संरचनाएं आपको दिख रही हैं, ये और ये क्या है। पिछले वीडियो में ये देखा था हम लोगों ने, यहाँ थोड़ा बड़ा बना दिया गया है ताकि क्लियरली सारी चीज़ें समझ में आ जाए कहाँ कौन सी संरचना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, ये क्या है, पुंकेसर है यानी स्टेमेन। और ये संरचना जो दिख रही है वो क्या है, स्त्री केसर है यानी कि कार्पेल या पिस्टिल। ठीक, अब एक एक को पहले देखते हैं। देखिए ये है स्टेमेन यानी पुंकेसर। इसका ये जो धागे जैसी इसकी संरचना जो है ना, लंबी सी पतली सी संरचना, इसे कहते हैं तंतु यानी फिलामेंट। और ये जो ऊपर का फूला हुआ भाग है ये होता है परागकोश यानी एंथर। क्लियर। और इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसी परागकोश के अंदर बहुत छोटी छोटी संरचनाएं बनती हैं जिसका नाम लिखा गया था परागकण, यानी कि सीधा सा कह सकते हैं इसी परागकोश के अंदर परागकणों यानी पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। ठीक, और क्या होता है समझिए। इसके पहले कि हम लोग इसको डिस्कस करें, इसको पहले समझ लेते हैं। परागकोश के अंदर जब बहुत सारे परागकण बन जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो ये परागकोश की दीवार फटती है और वो बाहर आते हैं। ठीक, तो पहले परागकणों को बना लेते हैं। क्या होता है कि जब परागकण इसके अंदर परिपक्व हो जाएंगे तो ये दीवार यहां से ऐसे फट जाएगी, ये हट जाएगी दीवार और वो बाहर आएंगे, है ना। तो उसको बना लेते हैं पहले परागकणों को। ये दीवार ऐसे हट जाएगी और परागकण बाहर आ जाएंगे। ये सभी के सभी क्या हैं, ये हैं परागकण यानी पॉलन ग्रेन्स, परागकण। ठीक, ये इतना समझ में आया। अब इसकी बात करने से पहले थोड़ा इसको भी देख ले। देखिए ये क्या है, ये है स्त्री केसर। ऊपर का चपटा भाग क्या है, वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। ये नलिकाकार भाग क्या है, वर्तिका यानी स्टाइल। और ये नीचे का जो फूला हुआ भाग है ये इतना, ये क्या है, अंडाशय यानी ओवरी। ओवरी के अंदर जो ये अंडाकार भाग दिख रहा है ये है बीजांड यानी ओव्यूल। और उस ओव्यूल के अंदर ये जो रेड कलर से छोटी सी संरचना बनाई गई है, ये छोटी सी संरचना, ये जो बनाई गई है ये क्या है, ये है मादा युग्मक, जिसको अंडकोशिका कहते हैं। ठीक, ये सारी संरचनाएं हम लोग पिछले वीडियो में डिटेल में समझे थे। यहाँ पे बस थोड़ा सा डिटेल इनका बना दिया गया, बड़ा बना दिया गया ताकि क्लियरली ये समझ में आ जाए। ठीक, अब कहानी कहाँ से शुरू होती है समझिए। देखिए मादा युग्मक है यहाँ बीजांड के अंदर और नर युग्मक बनता है इस परागकण के अंदर। हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि इन्हीं परागकणों के अंदर नर युग्मक का निर्माण होता है। तो परागकणों के अंदर नर युग्मक बनेंगे और यहाँ बीजांड के अंदर है मादा युग्मक। और निषेचन कहते किसे हैं, नर युग्मक तथा मादा युग्मक का मिलना, संलयित होना, इसी प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन, जिसके फलस्वरूप युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक, तो अब क्या है कि इसको, इस परागकण के अंदर जो भी गैमेट बनेंगे, इसमें गैमेट बनेंगे जो, वो उनको आना पड़ेगा यहाँ पे बीजांड के अंदर जो एग सेल है, एग सेल यानी कि जो अंडकोश क्या है, जो मादा युग्मक, वहां तक उनको पहुंचना पड़ेगा। यहां से यहां तक आएंगे तभी तो निषेचन होगा ना। तो बस इसी प्रक्रिया को समझना है स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही आसान है। ठीक, एक एक चीजें क्लियरली समझ में आ जाएंगी, तो टेंशन नहीं लेना है, बस एक एक चरण को समझते जाना है। ठीक, अब क्या है कि देखिए सबसे पहले कि जब ये परागकण इस परागकोश से बाहर आ जाते हैं तो पहला स्टेप है, ध्यान समझिएगा,
ये परागकोश से जो परागकण है बाहर आ जाते हैं, तो ये परागकण सबसे पहले किसी माध्यम से पहुंचते हैं इस वर्तिकाग्र के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। माध्यम क्या हो सकता है? हवा द्वारा पहुंच सकते हैं, जल द्वारा पहुंच सकते हैं, या किसी जंतु के द्वारा पहुंच सकते हैं। जंतु मतलब कीट द्वारा पहुंच सकते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में जब डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को, तो हम लोगों ने क्या लिखा था कि जो दल पुंज होते हैं वो रंगीन होते हैं, रंगीन कलर के होते हैं, चमकीले होते हैं, तो वो आकर्षित करते हैं कीटों को। कीट आएंगे, उनके ऊपर बैठेंगे और ये परागकण बाहर निकले रहेंगे, उनके पंखों से, उनके पैर से चिपक जाएंगे। जब वो उड़ते हुए जाएंगे तो वो जाकर के वर्तिकाग्र पर झड़ जाएंगे परागकण। ठीक, तो ट्रांसफर हो गया ना। हाँ, एक चीज समझिए कि परागकण कोई बहुत ऐसा नहीं है कि ऐसी संरचना है जिसको आपने देखा नहीं है, इसको आप देख सकते हैं। ये प्रायः पीले रंग के होते हैं, पीले पाउडर जैसे। एक फूल लीजिए, कोई पुष्प ले करके उसके स्टेमेन वाले यानी पुंकेसर वाले भाग को ऐसे टच करिए, आपने किया भी होगा। ऊपर जब टच करेंगे तो पीले पीले रंग का पाउडर जैसा कुछ पदार्थ आपके हाथ पे चिपक जाता है, तो वो और कुछ नहीं है, पीला रंग का पाउडर, वो परागकण ही है। ठीक, बहुत छोटे होते हैं, अति सूक्ष्म संरचना होती है, पाउडर जैसे होते हैं, है ना। तो अब क्या है कि पहला स्टेप क्या होता है, जब निषेचन होना होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि ये परागकण ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होते हैं किसी माध्यम से, किसी माध्यम के द्वारा पहुंचते हैं वर्तिकाग्र के ऊपर। और इसी क्रिया को, परागकणों का ट्रांसफर होना वर्तिकाग्र पर, इसी क्रिया को कहते हैं परागण यानी पॉलिनेशन। ठीक, तो पहला पॉइंट वही लिखा गया है, देखते हैं एक एक करके, बहुत ही आसान है। देखिए, परागकोश में निर्मित परागकण वायु, जल या जंतुओं द्वारा पुष्प के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया को परागण यानी पॉलिनेशन कहते हैं। आसान है, यानी कि ये परागकोश से निकले परागकण और ये ट्रांसफर हो गए, स्थानांतरित हो गए यहाँ वर्तिकाग्र पर, इसी प्रक्रिया को कह देंगे क्या? परागण यानी पॉलिनेशन। सीधा सा है कि ये आ गए हैं यहाँ पर, यहाँ पे स्थानांतरित हुए, इसी प्रक्रिया को हम लोग लिख देंगे क्या? परागण। परागण यानी पॉलिनेशन। ठीक, और किस माध्यम से हो रहे हैं? वायु द्वारा हो सकते हैं, जल द्वारा हो सकते हैं, किसी जंतुओं द्वारा हो सकते हैं, कीट हो सकता है, पंछी हो सकते हैं, ठीक, किसी के द्वारा। अब क्या है कि मान लीजिए ये यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ पे परागकणों को बना दिया जाए। यहाँ 2 ही परागकण बना रहे हैं ताकि थोड़ा सा क्लियरली दिखाई दे, नहीं तो काफ़ी अधिक संख्या में पहुँचते हैं स्टिग्मा के ऊपर। यहाँ बस 2 ही बना रहे हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। ये कुछ ऐसे। ठीक, अब जब पहुंच जाते हैं वहां पे परागकण, तो आगे की प्रक्रिया क्या होती है? इसके आगे क्या होता है? हाँ, एक चीज और समझिए, हाँ यहाँ ये समझना जरूरी है। अभी जो परागण होता है ना, पॉलिनेशन, ये 2 प्रकार का होता है। कैसे हो सकता है समझिए कि मान लीजिए ये दोनों संरचनाएं, ये पुंकेसर है और ये स्त्री केसर, ये दोनों किसी एक ही पुष्प के हों, ये भी उसी पुष्प का जिस पुष्प का ये है, तो अब क्या होगा कि किसी एक ही पुष्प के परागकण निकल करके परागकोश से और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, तो इसको कहेंगे स्वपरागण। और यदि मान लीजिए ये 2 पुष्पों के हों, एक पुष्प का ये हो, दूसरे पुष्प का ये हो, तो दूसरा प्रकार हो जाएगा। और अगर किसी पुष्प के परागकोश से निकल करके परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, तो उसे कहेंगे परपरागण। ठीक, यानी सीधा सा है कि परागकोश से निकल करके परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, यही होता है परागण। और अगर किसी एक ही पुष्प में ये होता है तो हो जाएगा स्वपरागण। किन्हीं 2 पुष्पों के बीच में ये प्रक्रिया होती है तो हो जाएगा परपरागण। तो इसको यहां लिखा गया, पढ़ते हैं कि परागण होते हैं 2 प्रकार के, स्वपरागण और परागण और परपरागण। पहला क्या है? स्वपरागण किसे कहेंगे कि किसी पुष्प के परागकण यदि उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो इस प्रक्रिया को कहते हैं स्वपरागण। ठीक, और यदि क्या होता है कि किसी पुष्प के परागकण यदि दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो उस प्रक्रिया को कहेंगे परपरागण। क्लियर है यहां तक? अब किसी भी तरीके से, चाहे स्वपरागण हो या परपरागण हो, ये पॉलन ग्रेन यानी परागकण ये पहुंच चुके हैं कहां? यहां स्टिग्मा पर यानी वर्तिकाग्र पर ये पहुंच चुके हैं। 2 को ही यहां बनाया गया है। इसके आगे की प्रक्रिया को समझिए। अब क्या होता है कि इनमें से एक नलिकाकार संरचना निकलती है, एक नलिका का निर्माण होता है,
जो ऐसे बढ़ते हुए यहाँ निकलेगी। तो आगे वही लिखा गया है कि अब पराग कण से एक नलिका विकसित होती है और उस नलिका को कहते हैं पराग नली, पॉलन ट्यूब। ठीक, तो उस नलिका को बना लेते हैं। देखिए यहाँ से ये ऐसे, इससे छोटी सी ऐसे नलिका पहले निकलेगी बाहर, ये हो गई पराग नली। और यहाँ से भी एक नलिका निकाल दीजिए, मतलब ये ऐसे नलिका बाहर निकलेगी, यही है पराग नली, पॉलन ट्यूब। इसका नामकरण कर लेते हैं पराग नली। ठीक, अब क्या है अगला स्टेप कि यह पराग नली अब यहीं से होता हुआ वर्तिका से होती हुई आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है और ये अंडाशय के अंदर आती है और उसके बाद बीजांड तक पहुंचती है। तो अगला प्रक्रिया वही लिखा गया कि यह पराग नली वर्तिका से होते हुए कहाँ तक पहुंचती है, वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। तो अब इस नली को आगे बढ़ाते हैं, मतलब ग्रोथ करती ही जाती है नली। तो ये नली ऐसे बढ़ते हुए कुछ ऐसे, ठीक देख रहे हैं कि ये पराग नली ऐसे बढ़ते हुए वर्तिका से होते हुए अंडाशय में होते हुए ऐसे बीजांड तक पहुंची है। ठीक, बीजांड तक क्यों पहुंची है ये बताइए, ये पराग नली बनी ही क्यों है? इसका एक काम है। देखिए इसका काम ये है कि इसमें परागकण में किसका निर्माण होना है, नर युग्मक का। तो वो नर युग्मक यहां पे पहुंचेंगे तभी तो निषेचन होगा। तो किससे पहुंचेंगे, किससे होकर के? इसी पराग नली से होकर के पहुंचेंगे। समझ में आ रही बात ना? अब समझिए यहां पे अगला स्टेप क्या है कि बीजांड तक पहुंच गई वो नली। अब क्या है कि परागकण में निर्मित नर युग्मक इसी पराग नली से होते हुए बीजांड में प्रवेश करते हैं। इस बात को समझिए कि यहाँ देखिए, यहाँ जो नर युग्मक बने हैं इसी से बन करके आगे बढ़ते हैं, इसी नलिका से यानी कि पराग नली से। तो प्रायः क्या होता है कि दो नर युग्मक बनते हैं, दो नर युग्मक एक पराग कण में बनते हैं। उसमें से एक नर युग्मक इसको मादा युग्मक को निषेचित करके जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण करता है। तो ये जो संरचना अभी दिख रही है ये क्या है, दोनों ये दोनों हैं नर युग्मक, नर युग्मक। ठीक, अब क्या होगा कि यहीं से होते हुए ये ऐसे होते हुए यहाँ से बढ़ते हुए और यहाँ बीजांड के अंदर प्रवेश करेंगे। इसके अंदर जब प्रवेश करेंगे, देखिए इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे है अंडकोश का यानी मादा युग्मक, उससे निषेचन होगा उसका और जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होगा। तो अगला स्टेप वही है कि बीजांड के अंदर नर युग्मक तथा मादा युग्मक यानी जिसको अंडकोश क्या कहते हैं का निषेचन होता है, जिससे क्या बनता है, युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। और युग्मनज यानी जाइगोट यही पहली कोशिका होती है लैंगिक जनन में बनने वाली। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है समझिए, यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी जाइगोट का बन जाना ही निषेचन है। ठीक, अब इसके बाद क्या परिवर्तन होता है? अब इसके बाद परिवर्तन ये होता है कि इस युग्मनज में, इस जाइगोट में बार बार कई बार विभाजन होता है, जिससे भ्रूण यानी एम्ब्रियो का निर्माण होता है। भ्रूण बनता है यानी एम्ब्रियो का निर्माण होता है, किससे? जाइगोट के बार बार विभाजन से। ठीक, और उसके बाद क्या परिवर्तन होता है कि देखिए ये भ्रूण यानी इस जाइगोट से जो भ्रूण बना है, एम्ब्रियो बना है, वो कहाँ बना है? इस बीजांड के अंदर ही तो बना है ना। ठीक, और अब क्या होता है कि यह जो बीजांड है, ये चारों तरफ इसके बहुत ही हार्ड कवर बन जाता है, एक कठोर खोल बन जाता है, एक कठोर कवर बन जाता है इसके चारों तरफ। और यह बीजांड परिवर्तित हो जाता है किसमें? बीज में। यह बीजांड जो है ये परिवर्तित हो जाता है कठोर बीज में, यानी सीड में परिवर्तित हो जाता है यह बीजांड। क्लियर? और क्या होता है, देखिए ये बीजांड पूरा का पूरा क्या हो गया? परिवर्तित हो गया बीज में। और ये अंडाशय जो दिख रहा है ना, ये अंडाशय ये भी बढ़ने लगता है, परिपक्व होकर के यह अंडाशय परिवर्तित हो जाता है फल में, यानी फ्रूट का निर्माण होता है अंडाशय के परिपक्व होने से। तो सिंपल सा एक चीज़ यहीं समझ लीजिए कि जाइगोट विभाजन करके बनाता है भ्रूण को यानी एम्ब्रियो को। बीजांड जो है पूरा बीजांड क्या बनता है? परिपक्व होकर के कठोर बीज बन जाता है, कठोर आवरण वाला। और जो ये अंडाशय है बाहर, ये अंडाशय परिपक्व होकर के फल यानी फ्रूट का निर्माण कर देता है। क्लियर?
अब क्या होता है समझिए, बाकी जो संरचनाएं हैं, पुष्प की बाकी संरचनाएं, चाहे वो स्टिग्मा हो, ये क्या कह रहे हैं, स्टिग्मा हो, स्टाइल हो, या पूरा का पूरा ये पुंकेसर या स्टेमेन हो, या कैलिक्स और करोला है हो, ये सभी क्या होते हैं, ये मुरझा करके गिर जाते हैं, इनका काम खत्म हो गया जो होना था। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि बाह्य दल पुंज यानी कैलिक्स कुछ फलों या सब्जियों में लगे रहते हैं। आपने देखा भी होगा फल और सब्जियां बहुत सारी जिसके ऊपर ऐसे लगे होते, छाते की तरह लगे होते हैं बाह्य दल पुंज यानी कि कैलिक्स। ठीक, बाकी सभी गिर जाते हैं, प्रायः यही होता है। ये सारी प्रक्रिया रही किसकी, क्या क्या देखा हमने, निषेचन को देखा, और उसके बाद बीज निर्माण कैसे हो रहा है, बीजांड से। यानी कि सिंपल सा है कि बीजांड ही वो संरचना है जिसके अंदर निषेचन होता है, एम्ब्रियो इसके अंदर ही बनता है, और ये पूरी संरचना, पूरा बीजांड बन जाता है बीज। ठीक, अब ये बीज जब परिपक्व हो जाता है तब क्या होता है कि जब उपयुक्त परिस्थितियां आती हैं, इसको मिट्टी में बोया जाता है बीज को, तब इससे अंकुरण होता है, और अंकुरण वास्तव में किसका होता है, वो भ्रूण का होता है। इसी भ्रूण का, एम्ब्रियो का क्या होता है, अंकुरण होता है, यानी जर्मिनेशन होता है, इसका अंकुरण होता है, अंकुरण होता है, जिससे क्या होता है, नया पौधा निर्मित होता है, नया पौधा निर्मित होता है। यानी जो बीज है उसी के अंदर जो ये एम्ब्रियो यानी भ्रूण है, उसी के अंदर वो क्षमता होती है कि वो नए पौधे को जन्म दे सकता है, नए पौधे का निर्माण कर सकता है अंकुरण के द्वारा। ठीक, तो ये रहा क्या, निषेचन तथा बीज निर्माण। एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। सबसे पहले क्या है कि इस पराग कोश के अंदर जो निर्मित हुए हैं पराग कण, जब वो परिपक्व हो जाते हैं तो पराग कोश की दीवार फटती है, पराग कण बाहर आते हैं, और अब क्या होता है कि ये पराग कण किसी भी माध्यम से पहुंचते हैं कहाँ, वर्तिकाग्र पर, स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। वो माध्यम वायु हो सकता है, जल हो सकता है, या कोई जंतु हो सकते हैं, कीट हो सकते हैं। ठीक, किसी भी माध्यम से पहुंचता है वर्तिकाग्र पर। अब क्या है कि ये प्रक्रिया कहलाती है क्या, परागण। परागण हो सकता है दो तरह का। अगर एक ही पुष्प में क्या है कि किसी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो स्वपरागण, और अगर किसी पुष्प के परागकण दूसरे किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो वो हो जाएगा परपरागण। किसी भी माध्यम से, स्वपरागण से चाहे परपरागण से, किसी भी तरीके से जब पहुंचते हैं वर्तिकाग्र पर परागकण, तो इन परागकणों में से एक नलिका का निर्माण होता है जिसे कहते हैं परागनली। यह परागनली वर्तिका से होते हुए, अंडाशय से होते हुए पहुंचती है बीजांड तक, और उसी परागनली से होते हुए जो नर युग्मक हैं वो भी पहुंचते हैं बीजांड के अंदर। बीजांड के अंदर पहुंच करके मादा युग्मक और नर युग्मक का संलयन होता है, निषेचन होता है, और जिसके फलस्वरूप युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। अब आगे क्या होता है कि यह युग्मनज यानी जाइगोट कई बार विभाजन करके भ्रूण यानी एम्ब्रियो का निर्माण करता है, और उसके बाद क्या होता है साथ ही साथ कि ये जो बीजांड है इसके चारों तरफ एक कठोर आवरण बन जाता है, और ये पूरा का पूरा बीजांड परिवर्तित हो जाता है बीज में, और ये जो अंडाशय दिख रहा है ये परिपक्व होकर के परिवर्तित हो जाता है फल में। ठीक, और क्या होता है कि बाकी सभी जो संरचनाएं हैं पुष्प की वो प्रायः मुरझाकर गिर जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कैलिक्स यानी बाह्य दल पुंज कुछ फलों या सब्जियों में ऐसे लगे हुए दिखाई देते, लगे रहते हैं अंतिम तक, जब तक वो फल या सब्जी है। ठीक, आपने देखा भी होगा। और उसके बाद क्या होता है कि जब ये बीज परिपक्व हो जाता है, इसको मिट्टी में बोया जाता है, तब वास्तव में यही एम्ब्रियो, यही भ्रूण अंकुरण द्वारा नए पौधे का निर्माण करते हैं, और ये भ्रूण कहीं और नहीं उसी बीज के अंदर उपस्थित है। क्लियर? तो ये रहा टॉपिक, एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसी के साथ पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया समाप्त होती है। अब हम लोग अगले वीडियो में मानव में होने वाले जनन की प्रक्रिया को समझेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में मानव में जनन की प्रक्रिया के डिस्कशन के साथ।